मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अंग्रेज। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। 1599 ईसा में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 ईसा में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में इस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति बनाई गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 4 सदस्य होते थे। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। 15 वर्ष बीतने के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जहांगीर के काल में कंपनी कैप्टन हॉकिंस 1608 ईसा में सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे आगरा में बसने तथा 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान की। प्रारंभ में जहांगीर सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था, परंतु जब बस स्वाली सूरत के निकट 1611 ईसा में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया तो जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना लगाने के लिए फरमान जारी किया। अंग्रेजों को 1663 ईसा में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। सर टॉमस रो 1615 ईसा में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया तथा 1618 ईसा के अंत तक यहीं रहा और राज्य के विभिन्न भागों में कारखाना लगाने तथा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 ईसा में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करते थे। 1632 ईसा में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1639 ईसा में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हुआ, जहां अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 ईसा में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। 1661 ईसा में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया। बम्बई का द्वीप 10 पैगोडा वार्षिक किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईसा में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। गेराल्ड ओंगियर जो बम्बई का गवर्नर था, बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा। शाहजहां के काल में कंपनी। शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर बंगाल में अंग्रेजों को सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल ब्राउटन द्वारा शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। बंगाल के हुगली नामक स्थान पर 1651 ईसा में ब्रिजमैन के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमार्ग में भी अंग्रेजों द्वारा कारखाने खोले गए। 1658 ईसा तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेजी फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गईं। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हेजेज था। औरंगजेब के काल में कंपनी। 1680 ईसा में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। कंपनी ने अंत में शक्ति द्वारा
अपनी रक्षा करने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1686 ईसा में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए और फीवर आइसलैंड पर शरण ली। फरवरी 1690 ईसा में कंपनी के अधिकारियों चौर नाक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो गया। हो जाने पर जॉब चारनौक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 10 फरवरी 1991 को जॉब चारनौक ने सूतानुती में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की। 1698 ईसा में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सूतानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी प्रदान की। यही कालांतर में कलकत्ता नगर बसा। 1700 ईसा में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय द्वारा विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। नॉरिस मिशन का उद्देश्य इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करना था। वस्तुतः 1688 ईसा की क्रांति के बाद ब्रिटेन में न्यू कंपनी की स्थापना हुई। 1698 ईसा में 2 अन्य कंपनियों की स्थापना हुई। ये थी जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट। 1708 ईसा में इन सभी का विलय 1599 ईसा में बनी मूल कंपनी में हो गया तथा इस संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज 1833 ईसा के चार्टर द्वारा इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। उत्तर मुगल काल में कंपनी 1715 ईसा में कंपनी ने कलकत्ता से जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल मुगल बादशाह फर्रुख शेर के दरबार में भेजा। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियन दूरभाषीय थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई, जिससे खुश होकर 1717 ईसा में फर्रुख शेर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 3000 वार्षिक रुपये कर के बदले में अतिरिक्त चुंगी के बिना कंपनी को व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। इस शाही फरमान को ऑर्म महोदय ने कंपनी का एक महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा। फर्रुख शेर द्वारा 1717 ईसा में अंग्रेजों को जो अधिकार प्राप्त हुआ उससे उनको बहुत लाभ हुआ और न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने फर्रुख शेर द्वारा दिए गए फरमान के द्वारा बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में ढालने की छूट मिल गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। मराठा सेना नायक आंग्रिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को कमजोर बनाया। डेन अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईसा में भारत आया। 1620 ईसा में ट्रांकोबार तमिलनाडु तथा 1676 ईसा में श्रीरामपुर बंगाल में उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। श्रीरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 ईसा में उन्होंने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईसा में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। 1667 ईसा में फ्रांसिस कायरो के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने 1668 ईसा में सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। 1663 ईसा में वलीकोंडपुरम में से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया, जिसे पौंडीचेरी की नींव पड़ी, जिससे फ्रांसिस मार्टिन इसके पहले प्रमुख थे। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईसा में पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 ईसा में हुई रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। पौंडीचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। फ्रांसीसियों ने 1721 ईसा में मॉरिशस, 1724 ईसा में मालाबार में स्थित माहे तथा 1739 ईसा में करिकाल पर अधिकार कर लिया। 1742 ईसा में
के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का आरंभ हो गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुए संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट गई। इन युद्धों ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व एवं शासन रहेगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईसा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लेना था। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्नेडो से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी। ला बुर्नेडो अपने 3000 सैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल के तट पर पहुंचा और मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। कर्नाटक के युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध सर्वप्रमुख है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब की विशाल सेना को पराजित किया। एक्सला-शापेल की संधि 1748 ईसा से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईसा। दक्कन के निजाम आसफ जहां की 1748 ईसा में मृत्यु हो गई, जिससे उसके पुत्र नासिर जंग तथा भांजे मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहब के बीच भी विवाद प्रारंभ हो गया। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अगस्त 1749 में डुप्ले के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने वेल्लोर के समीप अंबूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। 1750 ईसा में एक संघर्ष में नासिर जंग भी मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया तथा उसने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसी दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांसीसी अधिकारियों ने डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लिया तथा गोदहे को नया गवर्नर बनाया। डुप्ले के बारे में J.R. मैरियट ने कहा, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 ईसा। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का वास्तविक आरंभ तब हुआ जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को भारत भेजा। 1758 ईसा में लाली ने फोर्ट सेंट डेविड जीत लिया। इसके अतिरिक्त मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुलाने की एक गंभीर भूल की। इससे हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। इसके बाद फ्रांसीसी पौंडीचेरी वापस लौट गए। शीघ्र ही अंग्रेजों ने पौंडीचेरी, माहे तथा जिंजी के फ्रांसीसी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1763 ईसा में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर होते ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी न तो किलेबंदी की जा सकती थी और न ही सैनिक वहां डेरा डाल सकते थे। फ्रांसीसी अंतिम यूरोपियन व्यापारी रहे जो भारत में व्यापार हेतु आए थे।